हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानिक एजुकेशन पॉइंट। मैं सेल्फिना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के बारे में। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैम इनकम टैक्स जो है हम लोगों को वन शॉट प्रोवाइड करवा दीजिए, क्योंकि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या फिर इग्नू के हैं, आईपी के हैं, और बहुत सारे बच्चों की पहले भी डिमांड थी। मैं पहले तो बहुत सारे चैप्टर्स तो मैं करवा चुकी हूँ, बट कुछ चैप्टर रह गए थे और उस बीच में मेरे एग्जाम्स भी आ गए थे। मैं नहीं दे पाई थी आप लोगों को वीडियो पूरा वन शॉट का, बट हाँ स्टिल मैंने इस बार आप लोगों को प्रॉमिस कर रखा है कि आपके एग्जाम से पहले पहले मुझे वन शॉट देना ही देना है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि 1 या 2 दिन के अंदर आप लोगों की पूरी बुक कंप्लीट कराने के बाद मंडे तक आप तक वन शॉट डेफिनेटली पहुंच जाए। 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, बट मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जल्दी से जल्दी आपको इनकम टैक्स का वन शॉट प्रोवाइड करा दूं। बहुत सारे बच्चे वैसे ही बहुत परेशान हैं, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे सेक्शन है, इतने एक्सेप्शंस हैं, इतने सारे रूल्स हैं, पता नहीं याद ही नहीं रहते हैं। और खास करके जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, और इनकम टैक्स में इतनी सारी गहराई की चीजें हैं जो कि पढ़ना, हर एक चीज को डिटेल में स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं समझ सकती हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट में ही बना रही हूँ जो आप लोगों के एग्जाम्स में आने की संभावना रहती है, और उसको फ्लो चार्ट की मदद से शॉर्ट में समझाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लोगों को इसके नोट्स चाहिए तो डेफिनेटली मिल जाएंगे, और वो भी बहुत लिमिटेड पेजेस के हैं। मतलब मैं मानती हूँ कि इससे कम पेजेस आपको कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्टिल मैं बता रही हूँ कि अगर आप बुक खोल के देखोगे, इतने सेक्शन, इतनी सारी चीजें हैं कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कौन सी चीज पढ़ूं और कौन सी ना पढ़ूं। बट स्टिल जो हमने नोट्स रेडी कराए हैं वो बिल्कुल लाइक अगर एक यूनिट है तो उसमें से भी 2 पेज या 3 पेज के वो बने हुए हैं। सैंपल आप देखना चाहें तो ऑलरेडी आप टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी ले सकते हैं। स्टिल वो बिल्कुल अपडेटेड है। और कहीं न कहीं बच्चों को ये डाउट रहता है कि मैम ये कुछ बच्चों ने मतलब इनकम टैक्स के नोट्स लिए हैं और काफ़ियों को बहुत हद तक सही लगे हैं, टाइम बहुत बचता है उनसे नोट से। और कुछ हैं जो 1-2% तो होते ही हैं जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम ये तो बुक में से ही पॉइंट्स बिल्कुल कॉपी कर रखे हैं। तो मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, इनकम टैक्स के अंदर जो पॉइंट प्रोवाइड होंगे, जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सारे प्रोविजंस हो, रूल्स हो, रेगुलेशंस हो, सब कुछ जो दे रखा है वो तो लिखना ही पड़ेगा, और वो बिल्कुल एज इट इज लिख सकते हैं। इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ना ही इसमें कुछ अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ ये है कि आप लोगों को बहुत कम से कम मैटर मिलता है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी थी। स्टिल अब हम स्टार्ट करते हैं इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। तो ये हमारा जो चैप्टर है इसका वन शॉट कंप्लीट करा दूंगी, उसके बाद आपका प्रॉफिट गेन वाला चैप्टर कराना है मुझे। देन आफ्टर अदर सोर्सेज और 1-2 चैप्टर जो बच जाएंगे फटाफट कंप्लीट करा देंगे, और सिर्फ उतना ही कराऊंगी जितना आपके एग्जाम्स में पूछने की संभावना है। इस चैप्टर से आपका थ्योरी पार्ट बनेगा सबसे ज्यादा, और एक ही क्वेश्चन बनेगा डेप्रिसिएशन का, वो मैं आप लोगों को करवा दूंगी। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन से हम लोग क्या समझते हैं कि हमारी जो इनकम है वो कहाँ से आ रही है? बिजनेस, ठीक है। यानी कि इससे पहले हम लोगों ने कौन कौन से हेड्स पढ़ लिए, तो इनकम फ्रॉम सैलरी हम कंटिन्यू कर चुके हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी कवर कर चुके हैं। थर्ड आता है हम लोगों का, जो कि यही है हम लोगों का, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, जो कि हमारा ये थर्ड हेड है, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर की हमारी जो इनकम है, जो हम पैसा कमाते हैं, जो हम इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो हमारा बिजनेस से जनरेट हो रहा है या फिर प्रोफेशन से हो रहा है। सबसे पहले बिजनेस जो होता है वो आप लोग जानते ही हैं वो क्या होता है। जब भी कोई व्यक्ति होता है वो अपना काम करना चाहता है, रिस्क लेना चाहता है, कैपिटल लगाता है, बहुत सारे रिस्क को बियर करता है, बहुत सारी चीजें सोचता है, तो वो एक तरीके से अपना काम जब वो खुद करता है मार्केट में आके, तो उसे हम बिजनेस का नाम देते हैं। और कोई भी पर्सन बिजनेस कर सकता है। बिजनेस के अंदर एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट, एक्टिविटी कौन सी होती है, उसका मकसद क्या होता है? प्रॉफिट को कमाना। क्योंकि कोई भी इंसान अपना काम क्यों करेगा, इतने सारे रिस्क बियर करेगा, बहुत सारी चीजों कैपिटल लगाएगा, नई नई चीजें, इन्वेंशन है, सारी चीजों के बारे में सोचना, इतना सब मेहनत कोई क्यों करेगा? क्योंकि उसको यहाँ पे क्या कमाना है? प्रॉफिट कमाना है। कुछ भी चीज में रट्टा नहीं लगवाने वाली हूँ, लॉजिकल चीजें समझाने वाली हूँ, और साथ साथ आपने कोई जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो भी मैं देती रहूंगी, ताकि डेली लाइफ एग्जाम्पल आप रिलेट करके भी आपके एग्जाम में भी अगर आपको वो एग्जाम्पल्स याद रहेंगे तो डेफिनेटली आपको चीजें याद आ जाएंगी। और प्रोफेशन में आता है लाइक ये चीज हम क्लास 11 से छोटे छोटे वर्ड्स पढ़ते हुए आ रहे हैं। स्टिल जिन्होंने इनकम टैक्स जो है अभी तक नहीं पढ़ा है उन लोगों के लिए भी दिक्कत ना हो, तो मैं छोटे छोटे वर्ड भी एक्सप्लेन करती रहूंगी। लाइक प्रोफेशन जो होता है, प्रोफेशन में क्या होता है हमारा, इस वर्ड से हम लोग ये समझते हैं कि किसी भी जो पर्सन के अंदर एक प्रॉपर एक स्किल होती है, एक नॉलेज होती है, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कंपनी सेक्रेटेरियर कोई बन रहा है, लॉयर है, या बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं, तो वो प्रोफेशन के अंदर कंसीडर होता है। क्योंकि प्रोफेशन भी तो कहीं ना कहीं इनकम जनरेट करता है ना। जैसे बिजनेस के अंदर पैसा कमाया जाता है, ऐसे प्रोफेशन के अंदर भी पैसा कमाया जाता है, बट स्टिल यहाँ पे स्किल और नॉलेज की बात हो जाती है। क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर ये सब देखते हैं, इनको इनके लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और स्पेशलाइज तरीके से पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर इनकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद जाके कहीं ये लोग एक प्रोफेशनल्स बन जाते हैं।
सो बेसिकली जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो हम लोग कौन सा अकाउंट मेंटेन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करते हैं। एंड जो प्रोफेशन होता है जिसके अंदर हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑलरेडी वैसे तो पढ़ रखा है, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है। सो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट मतलब रिसीव से आप इसको याद रखेंगे कि जो चीज रिसीव हो रही है, पैसा आ रहा है, पेमेंट मीन्स पैसा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की यहाँ पे चीजें रहती हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम प्रोफेशन अकाउंट में बनाते हैं और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करना होता है। आई होप आपको 100% चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट जो हम आ जाते हैं वो हम एक बारी चीजें समझ लेते हैं। तो समझते हैं, ये हमारे हमारा बिजनेस की बात हो रही है। तो बिजनेस में ना हमारी दो तरीके की ट्रांजेक्शन होती हैं, वन इज कैश ट्रांजेक्शन एंड सेकेंड वन इज नॉर्मल ट्रांजेक्शन। तो कैश ट्रांजेक्शन आप नाम से भी समझ सकते हो कि हमने कोई सर्विस प्रोवाइडर है, लेबर को पैसे दे दिए, छोटी मोटी चीजों पे जब हम काम करते हैं, जो कैश का आना जाना लगा रहता है, उसे हम कैश ट्रांजेक्शन के नाम से जानते हैं। नॉर्मल ट्रांजेक्शन होती है, क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे बिजनेस एंड प्रोफेशन की बात हो रही है तो पैसे का आना जाना तो लगा रहेगा, ट्रांजेक्शन होती रहेंगी, तो इसीलिए मैंने दो पार्ट मतलब दो कैटेगरी में इसको बांट दिया है। और जो चीजें कैश में नहीं आती, वो जो बच जाती है, वो सारी नॉर्मल ट्रांजेक्शन के अंदर कंसीडर की जाती है। उसके बाद इसके अंदर दो अकाउंट हमें मेंटेन करने होते हैं, जो मैंने अभी बताया, या तो वन इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड सेकंड वन इज आप लोगों का कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलो या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलो, ठीक है, बात बराबर है। तो यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करें तो बिजनेस रिसिप्ट्स, बिजनेस रिलेटेड टू बिजनेस होना चाहिए, मतलब कौन से होने चाहिए, जो बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। वो सारी की सारी चीजें आएंगी जो कि पहले बिजनेस रिसिप्ट लेनी है और पेमेंट आपने माइनस कर देनी है, क्योंकि पैसा जा रहा है। अगर आप पेपर में भूल भी जाएं तो भी आप इसको चीज से याद रख सकते हैं कि अगर पैसा जा रहा है, अगर आपकी जेब में 10 रुपए पड़े हैं, अगर आप कोई 10 रुपए खर्च कर रहे हैं तो आपकी जेब से वो जा रहा है, दैट मीन्स आपको माइनस करना है। और पेमेंट रिलेटेड टू बिजनेस ही होना चाहिए, रिसिप्ट भी बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए और पेमेंट भी बिजनेस से रिलेटेड ही होना चाहिए, उसी को ही यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कंसिडर करना है। उसके बाद आपका यहाँ पर जो है कौन सा अकाउंट बनेगा, इनकम एक्सपेंडिचर बोल लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप लोगों का यहाँ पे बनेगा। सो यहाँ पे क्या आएगा, इसका उल्टा कर देना, यहाँ पे रिलेटेड टू बिजनेस की चीजें आती है, यहाँ पर नॉट आएगा, मतलब रिलेटेड टू बिजनेस क्या गया, नॉट लगा देना, तो आपका क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो हम लोग निकालते हैं बेसिकली वो आपका यहाँ पे निकल जाएगा। सो बेसिकली क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम द इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। और आपकी जितनी भी यहाँ पे एक चीज आपको खास तौर पे ध्यान रखनी है, आपने वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रखा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, मतलब जितने भी खर्चे और नुकसान है उनको सबको डेबिट करते थे आप लोग, ठीक है, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करते थे, और इनकम एंड गेन को आप क्रेडिट करते थे। सेम वही रूल है यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई कर देना है बिना किसी टेंशन के। आई होप आपको 100% क्लियर है चीजें। नेक्स्ट पे हम जो है बढ़ते हैं, जो आपको मेन ये इस तरीके का फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आप लोगों को बहुत लेंदी हो जाएगा, बट स्टिल मैं आपको इसका शॉर्टकट बता रही हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो आपका मेन है वो आपको कराना चाहूंगी, ठीक है। बाकी आप कहीं से भी फॉर्मेट जो है नोट्स में से भी पढ़ सकते हो, अदरवाइज आपको कोई बुक फॉलो करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं मैंने शॉर्ट में शॉर्ट लिखा है, ताकि आपको बहुत कम टाइम है और मेरे को चीजें आसान करा के पढ़ाना है आप लोगों को। तो देखो, इफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, और इनकम एक्सपेंडिचर जो कि हम प्रोफेशन में बनाते हैं, यानी अगर बिजनेस की बात होती है तो हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हैं, और इनकम एक्सपेंडिचर किसकी कब की बात होती है, हमारी प्रोफेशन की बात होती है, जो कि क्वेश्चन में के अंदर गिवन होगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट जब आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके बाद हम देख लेते हैं किस तरीके से करना है। जो बहुत सारे जो 2-2 3-3 पेज के फॉर्मेट बने हैं उसको मैंने छोटा कर दिया है, बहुत ही शॉर्ट में बता रही हूँ, बस आपको ये रूल याद रखना है, क्योंकि सारी एंट्रीज याद नहीं हो सकती, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ है इनकम टैक्स के अंदर। नेट प्रॉफिट एज पर द अकाउंटिंग अगर हम बात करें, या रुपीज आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से कॉलम बनेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले पॉइंट पे आएगा डिसअलाउड एक्सपेंसेस। सबसे पहले दो चीजें आती है, खर्चे और इनकम, ठीक है। तो सबसे पहले डिसअलाउड एक्सपेंसेस डेबिट इन द पीएनएल अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब भी आप बनाएंगे तो आपको क्या करना है, सारे के सारे एक्सपेंसेस को क्या करना है, डिसअलाउड एक्सपेंसेस डेबिटेड इन द पीएनएल अकाउंट, यानी आपको प्लस करना है। प्लस क्यों किया आपने, आप सोचेंगे कि आप खर्चों को प्लस कर रहे हैं, ठीक है, खर्चों को तो माइनस करना चाहिए, बट स्टिल यहाँ प्लस हो रहा है। इसका रीजन ये है कि जब आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था तो आपने वहां पे कुछ खर्चों को क्या कर दिया था, आपने लेस नहीं करना था, बट आपने वहां पे खर्चों को ले लिया था, ठीक है। लेस नहीं करना चाहिए था, बट आपने लेस कर दिया था। जब वहां पे लेस कर दिया आपने पीएनएल के अंदर, तो अब आपको उसको एंट्री को सही करना है, क्योंकि इनकम टैक्स बोलता है कि आपको वहां पे खर्चे पीएनएल में जो है नहीं दिखाने दे, बट स्टिल आपने वहां पे दिखा दिए, तो दिखा दिए तो वहां माइनस हो गया, माइनस हो गया तो उसको ठीक करने के लिए हम प्लस कर देंगे, ठीक है, उसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो बस यही डिसअलाउड अलाउड बस यही समझना है, एक बार एक्सपेंस है एक बार इनकम है, ठीक है, इसलिए एंट्री 4 हो गई है।
उसके बाद आता है आपका माइनस कर दिया, अलाउड एक्सपेंसेस नॉट डेबिट इन द पीएनएल अकाउंट, यानी कि इसके अंदर क्या था, पीएनएल में दिखाना था पर आपने नहीं दिखाया, ठीक है, यानी ये खर्चे ऐसे थे जो आपको पीएनएल में दिखाने चाहिए थे बट नहीं दिखाए थे, ठीक है। तो यानी कि अब हम क्या कर देंगे, पहले प्लस हो गया था, अब उसको ठीक करने के लिए माइनस कर देंगे, सेम ऐसे ही करना, माइनस प्लस, जो यहाँ पे लॉजिक समझा सेम यहीं पे अप्लाई हो जाएगा, बट ये एक्सपेंस था, ये इनकम है। तो देखो डिसअलाउड इनकम क्रेडिट इन द पीएनएल अकाउंट, फिर से वो माइनस हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी प्लस में था, अब वो माइनस था अलाउड इनकम, तो इसको यहाँ प्लस कर देंगे, अलाउड इनकम नॉट क्रेडिट इन द पीएनएल अकाउंट, तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको एंट्रीज को लेना है, और यही शॉर्ट तरीका है आपको समझने का। नेक्स्ट पे आते हैं, हमारा जो टॉपिक है जहां से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। डेप्रिसिएशन जो है सेक्शन नंबर 32 के अंदर मेंशन करा गया है, जो आपके इनकम टैक्स के अंदर चीजें बताई गई हैं, और डेप्रिसिएशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं इस चैप्टर के अंदर। वैसे तो और भी क्वेश्चन बनते हैं बट स्टिल डेप्रिसिएशन का ही पूछ रहा है ज्यादातर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में यही क्वेश्चन पूछता है। तो डेप्रिसिएशन आप लोगों को पता है एसेट के ऊपर लगता है, एसेट या तो आपकी टेंजिबल होगी या तो इंटेंजिबल होगी, ठीक है। टेंजिबल जिसे आप छू सकते हो, देख सकते हो, टच कर सकते हो, जैसे ये प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, और कुछ भी एग्जांपल कंप्यूटर, लैपटॉप, व्हाटएवर कुछ भी आप ले सकते हो, तो वो आपकी टेंजिबल एसेट होती है क्योंकि आप उसे देख सकते हो, छू भी सकते हो, हर चीज हो सकता है। इंटेंजिबल एसेट जिसको आप देख नहीं सकते, ठीक है, ना ही छू सकते हो, सिर्फ आप उसको फील कर सकते हो, तो वो इंटेंजिबल जो भी एसेट्स होती है, लाइक जैसे अगर मैं बोलूं पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, लाइसेंस है, कॉपीराइट है, ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, और इनके अंदर जो होता है बेसिकली एक चीज ये समझने वाली होती है, हमने अकाउंटिंग में पढ़ा था कि लाइक जो हमारी टेंजिबल एसेट होती है उस पर डेप लगता है यानी डेप्रिसिएशन लगता है, और जो हमारी इंटेंजिबल एसेट होती है उस पर हम लोग अमोर्टाइजेशन का यूज करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आप लोगों को एक छोटी सी चीज ये समझनी है, लाइक जो गुडविल है ना वो आपका क्या है, इंटेंजिबल एसेट है, क्योंकि गुडविल क्या है, एक रेपुटेशन है, ठीक है, वो इंटेंजिबल है जिसे आप देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हो, लाइक मैकडोनल्ड्स है, पिज्जा हट है, आप इनकी गुडविल, इनकी रेपुटेशन को पहचान पाते हो, ठीक है, छू नहीं सकते ना देख सकते। तो बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि गुडविल को ना हम इंटेंजिबल एसेट के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, बट अकाउंटिंग के अंदर अगर हम बात करें तो उसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अकाउंटिंग पे टिक लगाया, और इनकम टैक्स एक्ट में गुडविल को इंटेंजिबल एसेट कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ क्रॉस लगा दिया। उसके बाद आता है आप लोगों का यहाँ पे जो हमारी इंटेंजिबल एसेट होती है उस पर डेप्थ लगेगा या नहीं लगेगा, कितना लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन हमारे को इनकम टैक्स ने यहाँ पे दे रखी है, अगर आप लोगों का 31 मार्च 1998 से पहले की अगर कोई इंटेंजिबल एसेट है तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, और अगर 31 मार्च 1980 के बाद वाली जो आपकी एसेट है जो कि इंटेंजिबल है उस पर डेप लगेगा। ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, आई होप आपको क्लियर है। मैं फ्लो चार्ट की मदद से ही समझाने की पूरी कोशिश करूं ताकि इजीली चीजें समझ में आए। फिर आता है एसएससी। एसएससी वर्ड मैंने चैप्टर 1 यानी लेसन 1 में बहुत डिटेल में कराया था, जिसके अंदर आप लोगों का एचयूएफ हो गया और नॉर्मल पर्सन हो गया, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे कंपनी वगैरह सब चीजें एसएससी के अंदर कंसीडर होती है। एसएससी मस्ट बी अ लीगल ओनर, यानी कि डेप्रिसिएशन के लिए भी यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे गए हैं कि एसएससी मस्ट बी अ लीगल ओनर। सो बेसिकली एसेट्स यूज इन द बिजनेस ऑफ एसएससी, यानी कि जो हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो 2 पॉइंट हमेशा माइंड में रखने हैं कि डेप्रिसिएशन तभी लगेगा जब एसएससी मस्ट बी अ लीगल ओनर, यानी कि जो एसएससी है जो कि टैक्स पे करता है वो उस एसेट का लीगल ओनर होना चाहिए, कोई लीज वगैरह पे उसकी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, एसेट यूज इन द बिजनेस ऑफ एसएससी, यानी जो एसेट यूज हो रही है वो उसके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए, यानी कि घर में फर्नीचर वगैरह यूज कर रहा है और डेप के बारे में सोच रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेप्रिसिएशन के मेथड हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, वन इज एसएलएम एंड सेकंड वन इज डब्ल्यूडीवी। एसएलएम यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड, एंड डब्ल्यूडीवी मतलब आपको पता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता है, जिसके अंदर आप लोगों को बस इतना समझना है जो हमारे पावर सेक्टर होता है उसमें एसएलएम अप्लाई होता है, और जो नॉन पावर सेक्टर होता है उसमें डब्ल्यूडीवी अप्लाई होता है। और ये चीज हम पहले से पढ़ चुके हैं कि एसएलएम में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन है, लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो आप स्ट्रेट लाइन से ऐसे भी याद रख सकते हैं अगर आप पेपर में भूल जाएं कि इसमें हर साल डेप जो है, डेप्रिसिएशन जो है वो सेम लगता है। लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि 1 लाख रुपए की मैंने मशीनरी खरीदी है, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, दोनों में अप्लाई हो जाएगा। तो 1 लाख की मशीनरी अगर उसका 1 लाख का अगर मैं 10% निकालू तो 10,000 बनता है, तो हर साल 10,000 करके उसकी वैल्यू गिराते गिराते एक टाइम पे निल हो जाएगी। और डब्ल्यूडीवी में क्या होता है, लेट सपोज 1 लाख की मशीनरी थी, उसका 10% 10,000 आया, तो 1 लाख में से 10,000 माइनस कर देंगे तो बचा कितना, 90,000। तो 90,000 का अब लगाएंगे हम आगे फर्दर डेप लगाएंगे। तो यानी कि आपको समझ आ गया होगा इसमें हर साल सेम होता है और इसके अंदर जो वैल्यू आती है उसका फर्दर आगे हम परसेंट लगाते हैं। आई होप आपको क्लियर है। अब बात ये आती है कि आप उस एसेट का जब यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो पीरियड बेसिस, पीरियड मतलब टाइम के बेसिस पे देखना होता है कि कितने टाइम आपने यूज करी है और कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर दे रखी है।
वन इज परचेज, अगर आप कोई भी एसेट को परचेज करते हैं, ठीक है, अगर वो उसको परचेज किए हुए आपको 180 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, मैंने क्या बोला, 180 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, तो आपका फुल रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा, जो भी गिवन होगा 10%, 20%, क्वेश्चन में 50%, जितना बोला है उतना लगेगा। अगर 180 दिन से कम है तो आपको 50% रेट से लगेगा डेप्रिसिएशन, यानी जितना अमाउंट है उसका आधा कर देंगे। नेक्स्ट आता है सेल। अगर आप अपनी एसेट को सेल करते हो, डिस्ट्रॉय, डिमोनिश, डिस्कार्ड, यानी कि आप बेच देते हो, खराब है या कोई भी रीजन कुछ यहाँ पे आ जाता है रिलेटेड टू दिस, तो आपका कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। चाहे आपने वो जो सेल करी है मिड में करी है, स्टार्टिंग में करी है, एंडिंग में करी है, क्वार्टरली करी है, तो आपका डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। आई होप आपको क्लियर है। अदर कोई ईयर, यानी इनके अलावा कोई ईयर्स बच जाते हैं तो एनी टाइम में बी फॉर वन डे, यानी अगर आपने एक दिन भी उसको एसेट को इस्तेमाल किया तो आपका फुल डेप्रिसिएशन लगेगा, चाहे आपने एक दिन यूज करा, 2 दिन, चाहे 3 दिन। किसके केस में? अदर ईयर्स के केस में, जो अदर केसेस हैं जो इनके अलावा हैं। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अब हम, जो कि है आपका एक छोटे से डेफिनेशन भी दे रखी है, और कई बार ना इसको शॉर्ट नोट के अंदर भी पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को इसको समझाना जरूरी समझा। ब्लॉक ऑफ एसेट को मैं एक ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जैसे मान लो 2 ब्लॉक है, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी एसेट का। एसेट लाइक फर्नीचर है, अगर मान लीजिए फर्नीचर का 10% जो है डेप लग रहा है, और क्वेश्चन के अंदर कोई और दूसरा एसेट दे रखा है उसका भी 10% है, तो आप एक साथ उसको मिला करके भी उसका 10% निकाल सकते हैं। 20% दिया तो जो 20% से रिलेटेड 2 एसेट्स की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें उस तरीके का मिला करके उसको डेप लगा देना, तो ब्लॉक ऑफ एसेट आप इसको याद रख सकते हैं। आई होप आपको क्लियर है, मतलब वो सेम नेचर के होते हैं। 100% क्लियर है आपको। उसके बाद आता है आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन। आप सोचेंगे कि मैम डेप्रिसिएशन वाले टॉपिक को काफी डिटेल में करा रहे हैं। हाँ, इसलिए करा रही हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बने, तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी एक एंट्री पे आप अटको, ठीक है। और ये एडिशनल डेप होता है, मतलब जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगता है वो तो लगेगा ही लगेगा, वो आपके एसेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। लाइक फर्नीचर है, उस पर 10% है, या फिर आपकी कोई और एसेट है तो उसके ऊपर 20% भी लगता है, 35 भी लगता है, अलग अलग एसेट के ऊपर अलग अलग डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है। बट मैं आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्लांट एंड मशीनरी का समझाऊं, तो उसके अंदर हमारा जो है ये समझने वाली बात है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि आप लोग नॉर्मल डेप्रिसिएशन, यानी प्लांट एंड मशीनरी की अगर मैं बात करूं तो उस पर कितना लगता है, 15% लगता है डेप्रिसिएशन, ठीक है। बट ये तो नॉर्मल है, और उसके साथ में एडिशनल जो लगेगा वो कैसे है, फॉर ऑल, यानी सबके लिए एडिशनल में आता है 20% डेप लगेगा। यानी अगर आपने कोई भी न्यू प्लांट एंड मशीनरी को परचेज किया है, ठीक है, बिल्कुल नहीं, तो आपको 15% तो लग ही रहा था प्लांट एंड मशीनरी वाला, और 20% एडिशनल वाला भी लगेगा, ठीक है। इसके पीछे भी कई रूल्स हैं, लेकिन ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि इतनी गहराई में चीजें अगर मैं ज्यादा कराऊंगी, स्टिल बहुत सारे बच्चे हैं जिन लोगों को मतलब फटाफट कंप्लीट कराना है मुझे वन शॉट, नहीं तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डिटेल में इसको कराऊं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशल स्टेट्स जो होते हैं, जो कि अभी वैलिड ये नहीं है, पहले हुआ करता था, लाइक आप लोगों का यहाँ पे कुछ बिहार है, तेलंगाना है, इस तरीके से ये 4 स्टेट है। तो 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2020 तक का जो आपका दिया गया है, उसमें एडिशनल डेप 35% लगता था। और इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, तेलंगाना, इस तरीके से आपके स्टेट दिए गए थे जो कि अभी वैलिड नहीं है। अब जो है आप लोगों को 100% चीजें क्लियर हो गई होंगी यहीं पे।